कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दुरूद शरीफ पढ़ लें। वेटेड एवरेज मेथड का सवाल कहा था आपको करने का? अच्छा, उसमें एक चीज हो गई पूछने वाला मसला, वो बता देता हूँ। चाहे परचेज रिटर्न हो चाहे सेल रिटर्न हो, जिस ट्रांजैक्शन की रिटर्न है वो ट्रांजैक्शन के लिए जो रेट यूज हुआ था, रिटर्न के लिए वही रेट इस्तेमाल होगा। दोबारा, चाहे परचेज रिटर्न है चाहे सेल रिटर्न है, जब उस रिटर्न ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो इस रिटर्न ट्रांजैक्शन को, चाहे वेटेड एवरेज मेथड हो चाहे फाइफो मेथड हो, रिटर्न पे वो वाला रेट लगाना है जो उस ट्रांजैक्शन पे ओरिजिनली लगा था। जैसे सेल रिटर्न हुई थी 60 यूनिट्स की, 60, वो कौन से वाली यूनिट्स में से रिटर्न थी? वो जो 480 यूनिट्स बेचे थे ना, 480। वेटेड एवरेज से किया है अगर सवाल। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के लिए बता रहा हूं कि चाहे फाइफो मेथड है चाहे वेटेड एवरेज मेथड है, रिटर्न ट्रांजैक्शन का वो रेट लेंगे जो ओरिजिनली परचेज या सेल ट्रांजैक्शन का रेट था, चाहे वेटेड एवरेज है चाहे फाइफो। जी बोलिए। 240 यूनिट्स कैसे आए? वो तो कल ही आ गए थे यार। वो तो फाइफो पीरियोडिक भी कर लिया, वेटेड एवरेज पीरियोडिक भी कर लिया, फाइफो परपेचुअल भी कर लिया, तो 200 हैं, 240 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा ये तो हर पार्ट में 240 ही थे। आप कल परसों वाली क्लास में थे? जितने जितने यूनिट्स शुरू में थे, जितने और स्टोर में आते गए वो ऐड कर लिए, जितने स्टोर से जाते गए वो माइनस कर लिए, क्लोजिंग बच गया है। किधर गया भाई? जो इन्वेंट्री की डिटेल्स ट्रांजैक्शन है उनमें महीने के शुरू में जितने यूनिट्स, ये तो सिंपल लॉजिकल बात प्लस माइनस की थी कि स्टोर में जितने यूनिट्स पहले पड़े हुए थे, जितने जितने स्टोर में इन होते गए वो ऐड, और जितने स्टोर से आउट हो रहे थे वो लेस, तो बाकी क्या बच गया? जो महीने के एंड पे क्लोजिंग बच गया होगा। ऐसे निकला था 240। भाई जब आपको रिस्पॉन्स तो देना यार। हो गया। अच्छा चल, मैंने कहा कि चाहे फाइफो मेथड हो चाहे वेटेड एवरेज मेथड हो, परपेचुअल की बात कर रहा हूं, परपेचुअल। अच्छा, और ये जो इसमें वो शोर जो आ रहा था उसी वजह से आया था? अभी फिर से वैसे ही बात। पहले क्वेश्चन आप उसको डिस्कस कर रहे थे, उसको बात कर रहे थे। अच्छा, चाहे फाइफो मेथड हो चाहे वेटेड एवरेज मेथड हो, परपेचुअल की बात कर रहा हूं, तो रिटर्न्स पे वही रेट लगेगा जो उस ट्रांजैक्शन के ओरिजिनल पे रेट लगा था। ये काम की बात थी, लिख लेते। रिटर्न्स को उसी रेट पे रिकॉर्ड करना है जो उस ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पे रेट लगा था। इससे मेरी बात ये है कि जो 480 यूनिट्स बेचे थे वेटेड एवरेज, किस रेट, क्या रेट लगाया? 24.14। फिर कुछ दिन के बाद जब इनमें से 60 वापस आ जाएंगे तो वो भी यही वाले ही वापस आएंगे, वो भी यही वाले ही वापस आएंगे। इसी तरह से 10 यूनिट्स किन में से वापस आए थे? 10 जो वापस आए थे यार, सेल रिटर्न एक 60 है और एक 10 है। 10 कौन से वालों में से हैं? कितने बेचे थे वो? 230 बेचे थे पॉइंट। तो जब इनमें से 10 वापस आएंगे ना, वो भी इसी वाले वापस आएंगे जी। अच्छा बताता हूँ। वेटेड एवरेज में रिटर्न्स वाली एक बात थी जो मुझे लगता था बताने वाली है, वो मैंने बताई है। आपने अगर सवाल किया है, अगर किया है, अगर कुछ पूछना है तो पूछें जी। अच्छा, सेल करने के बाद रेट चेंज हो गया? नहीं, वो तो एक्सेल पे सॉल्व हुआ होगा, तो वो पहले हो सकता है 24.144 हो,
फिर राउंडिंग ऑफ की वजह से वो 24.147 हो गया तो 15 कर दिया होगा तो वो देखिए एक्सेल पे मैंने सॉल्व किया हुआ है ना, ये मैंने सॉल्व एक्सेल पे किया हुआ है। तो ये जो सेल्स वाले कॉलम में रेट लिखता होगा शायद ये हाथ से लिखा होगा और बाकी फिर वो बैलेंस अपडेट हो गया होगा। राउंडिंग ऑफ का फर्क है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। 24.14 आगे स्टॉक में भी 24.14 ही है। होमवर्क वाले सवाल में रिटर्न्स पे क्या रेट लगेगा, इसके अलावा कोई और एतराज सवाल? 5 डन, खत्म जी। जी सारी ओपनिंग स्टॉक नहीं, आप परपेचुअल पूछ रहे हैं पीरियोडिक पूछ रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक लेक्चर नोट किया, खोलो जरा देखो आपको मैं क्या किया हुआ। ओपनिंग स्टॉक और सारी परचेजेस, लेकिन नेट ऑफ रिटर्न्स, नेट ऑफ परचेज रिटर्न्स, उनसे निकलता है एवरेज रेट। FIFO एफको वाले सवाल में कोई और सवाल आपका? अच्छा, इसी सवाल में ये जो भी होमवर्क दिया था, रिटर्न्स डाल दी जिसमें मैंने, ड्राइंग्स भी डाल दी, लॉस भी डाल दिया। एक ये सवाल मैंने जो किया था ये, और एक वैसे खुद से एक बेसिक डाटा से जो सवाल बनाया था जब ये FIFO एफ को समझाया था। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स FIFO में मैंने कैसे कैलकुलेट की थी? FIFO में कॉस्ट ऑफ सेल्स, FIFO पीरियोडिक में, FIFO पीरियोडिक एक तरीका ये था, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। एक और तरीका भी था कि जो शुरू वाले थे वो बिक गए होंगे, तो मैंने जो जो बिकते गए उनके ऊपर वो वाला रेट लगाया था, तो दोनों तरह से सेम ही आया था। और फिर मैंने एक फार्मूला बनाया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ये समझा के रिलेट करके बताया था, ठीक है, दो तरीके बताए थे। अब मैंने चूंकि रिटर्न्स भी डाल दी हैं तो मैं इसको और कंप्रीहेंसिव कर देता हूं फार्मूले को। कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर ट्रेडिंग बिजनेस की बात हो रही हो तो, रिटर्न्स भी डाल दी ना, अब तो मैं और कंप्रीहेंसिव कर रहा हूं इस फार्मूले को। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलेंगी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, और नेट परचेजेस कह देता हूं। क्या मतलब नेट परचेजेस? अगर परचेज रिटर्न है तो वो माइनस कर लें। इनमें से मैं लिख दो मिसालें रहा हूं, लेकिन मैं बता देता हूं ये क्या चीज है जो मैं लिख रहा हूं। ये एक फ्रेम में आ जाएगा? नहीं नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा है, आपको क्या फ्रेम में आएगा कि नहीं आएगा, तस्वीरें फ्रेम करानी है आपने, कैमरामैन से पूछ रहा हूं। ये आ रहा है एक फ्रेम में है, ठीक है। ये जो मैंने ये दो चीजें यहां लिखी है ना, ये दोनों, ये मैंने बस यहां मिसाल लिखी है, और भी चीजें आ सकती थी। ये समझ लेंगे क्या लिखा है मैंने। अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रहे हैं, मैंने पहले फार्मूला बना के दिया था। अच्छा, एक बात फिर बता रहा हूं, FIFO पीरियोडिक में मैंने सेल्स निकाली थी, कॉस्ट ऑफ सेल, जितने शुरू वाले बिक गए थे उनकी कॉस्ट ले ली थी, और परपेचुअल में सारी सेल्स की जो जो फिगर्स आ रही थी उनकी कॉस्ट को ऐड कर लिया था। उसके अलावा एक ये तरीका भी बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब मैंने कहा कि चूंकि रिटर्न्स बढ़ा दी ना, अब मैंने फार्मूले को और कंप्रीहेंसिव कर दिया। साल के शुरू में जो चीजें पड़ी थी उनकी कॉस्ट प्लस जितनी परचेजेस की नेट, यानी आई और गई वो तो निकाल दें, नेट इतनी पहले थी उनकी कॉस्ट, इतनी और खरीदी उनकी कॉस्ट, माइनस जो मजीद आउट हुए सेल्स के अलावा। यानी इन्वेंट्री स्टोर से निकालते हैं, ओनर ले जाता है, सेल तो नहीं है, स्टोर से निकाली और डोनेशन कर दी। जैसे अभी जो सारा सैलाब का है इंसिडेंट, तो बहुत सारे एरिया में जो सारे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उन तक चीजें पहुंचाई जा रही हैं, तो कई बिजनेसेस ने हो सकता है अपना स्टॉक बांटा हो उनको। डोनेशन सेल है, सेल है वो नहीं, वो भी अदर देन सेल चीज है। हो सकता है कि आग लग जाए, पानी में बह जाए, यूनिट्स खराब हो गए, वो भी अदर देन सेल है। तो जितने साल के शुरू में या पीरियड के शुरू में यूनिट्स पड़े उनकी कॉस्ट,
प्लस जितनी परचेजेस की उनकी कॉस्ट माइनस मजीद उनकी कॉस्ट जो आउट तो हुए हैं सेल के अलावा माइनस जो बचे रह गए उनकी कॉस्ट। फिर से देखें चीजें, पीरियड के शुरू में, बेटा आप इस क्लास के स्टूडेंट हो हैं? पीरियड के शुरू में जो चीजें पड़ी थी उनकी कॉस्ट प्लस, अच्छा मैं ना सिंपली लॉजिकल प्लस माइनस बता रहा हूं, कोई बहुत मुश्किल फार्मूला नहीं बना के दे रहा। पीरियड के शुरू में नीचे यार फिर बार बार शोर बनता है इतनी, अब जैसे ही गए हैं आप लोग शोर ही शोर हुआ जा रहा है अंदर। नीचे से माइक बंद करवाया नहीं, पता नहीं वो माइक का है या क्या मसला है, उधर भी यही मसला हो रहा था। जैसे आप गए हैं फिर से वही शोर होना शुरू हो गया। मेरे जाने से तो नहीं ऐसा, बिस्मिल्लाह के साथ इसके बाद थोड़ी सी और कम कर लीजिए, नीचे ठीक है। अब ये बच्चा आगे आ गया था जो पीरियड के शुरू में चीजें पड़ी थी उनकी कॉस्ट, जो मजीद चीजें पहुंची उनकी कॉस्ट, माइनस जो स्टोर से आउट हुई सेल्स के अलावा उनकी कॉस्ट, माइनस जो चीजें बची रह गई उनकी कॉस्ट, इज इक्वल टू बाकी बिक ही गई होंगी। देखें जितनी चीजें पहले थी इतनी और आई, माइनस गई माइनस बची रह गई, तो बाकी बिक ही गई होंगी। तो इसलिए ओपनिंग ये सबकी कॉस्ट है, जो ओपनिंग पड़ी है उनकी कॉस्ट, जो परचेजेस है उनकी कॉस्ट, जो ड्राइंग्स लॉस्ट यूनिट्स, ये मैंने दो मिसालें लिखी हैं। असल में ये है, इसकी जगह इसके साथ डोनेशंस भी आ सकती हैं, फ्री सैंपल्स भी आ सकते हैं, वो भी तो अदर देन सेल्स ही आउट हो रहे हैं ना। तो जो भी आउट हो रहा है स्टोर से और माइनस फाइनली जो एंड पे बचा रह गया, तो बाकी फिर बिक गई चीजें। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स अब एक ज्यादा कंप्रीहेंसिव फार्मूला बन गया। और अगर परपेचुअल है तो कैसे कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकते हैं मजीद, ये भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, परपेचुअल है तो वो सारा नहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स कह रहा हूं। इश्यू वाले कॉलम में देखें, जो सेल्स हैं और जो सेल रिटर्न्स हैं उनका नेट टोटल कर लें। इश्यू वाले कॉलम में सेल्स और रिटर्न्स, इसका नेट टोटल कर लें तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगे। और इस फार्मूले से करना है तो ये फार्मूला है। ये हो गया अगर ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स हो तो ये उनके लिए कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल हो तो इसकी तरह की क्या चीज होती है? ट्रेडिंग बिजनेस है ना, उसकी गुड्स तो स्टोर से निकल के सेल हो रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल है, ये स्टोर से निकल के क्या हो रहा होगा? कंजम्पशन। तो जैसे ये मैंने पहले बताई हुई है बात, जिस तरह से फिनिश गुड्स ट्रेडिंग बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट होती है, बिल्कुल सब वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के रॉ मटेरियल हो तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट होती है। ये जब मैंने पहले आपको फाइफो और वेटेड एवरेज का सवाल कराया था ना, तो ये तीन बातें लिखाई थी मैंने। एक कहा था कि अगर यही सवाल रॉ मटेरियल के स्टाइल का होता तो क्या करते, यही सवाल अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के फिनिश गुड्स के स्टाइल का होता तो क्या करते, ये सब बताई थी बात। तो रॉ मटेरियल का अगर सवाल हो और इसी मेहनत से कैलकुलेट करनी हो बिल्कुल इसी तरह, तो उसका जो आंसर आ रहा होगा वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ रहा होगा, क्योंकि फिनिश गुड्स बिकती हैं, मटेरियल कंज्यूम होता है। यही सब शुरू में कितना मटेरियल पड़ा था, प्लस नेट कितना मटेरियल परचेज किया, माइनस कितना मटेरियल आउट हुआ सिवाय इशू टू प्रोडक्शन के, माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मटेरियल स्टोर से निकल के कहां जा रहा है भाई? इशू टू प्रोडक्शन हो रही है ना। तो अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स की बात कर रहे होंगे तो जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते थे, बिल्कुल इसी तरह से रॉ मटेरियल की बात हो रही होगी, तो वो जो आंसर होगा वो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होगी, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा। और अगर ट्रेडिंग नहीं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालें हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स सेल होती हैं, तो उनकी कॉस्ट कैसे निकालें? फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक,
नहीं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं, ये सब क्या है? कॉस्ट है, यूनिट्स है, क्या है? कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ सेल निकाल रहे हैं, इन सब चीजों की कॉस्ट है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलेंगे? ओपनिंग स्टॉक किसका? फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स का प्लस परचेजेस की जगह क्या होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की गुड्स में फर्क यह है कि वो खरीदी जाती हैं, ये बनाई जाती हैं। तो जैसे ऊपर परचेजेस आ रहा था, उसकी जगह पर प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अभी ये भी बताता हूं कैसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये बिल्कुल इसी की जगह। और बाकी आगे ड्राइंग्स, लॉस्ट यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का। और ये मैंने सेम बात ऊपर रिपीट कर दी, वो दोबारा लिख देता हूं। ये क्या है जी? ये तो मिसालें हैं, याद क्या चीज रखनी है? ये वो आउट्स हैं जो सेल्स के अलावा हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए अगर परपेचुअल सिस्टम है तो कैसे और निकल सकती है कॉस्ट ऑफ सेल्स? वो जो टेबल बनाया होता है ना, उसको इन्वेंट्री कार्ड कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर पूरा टेबल बना हुआ है तो कैसे कैलकुलेट हो सकती है? इशू वाले कॉलम में जहां जहां सेल और सेल रिटर्न्स लिखी हुई हैं, उनका नेट टोटल कर लें कॉस्ट का। और अगर इस तरीके से निकालनी हो तो ये आंसर एक ही आएगा। बस ये भी एक तरीका है, और वो टेबल में सेल सेल रिटर्न्स को टोटल कर लें, वो भी एक तरीका है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सिखाता हूं। किस बिजनेस की बात हो रही है? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। ये सिखा रहा हूं, ये कि ये कैसे निकलेगी, ये सिखाने लगा। ये नोट कर लें, फिर वो बताता हूं। आसिम साहब, जब तक आप थे ना तब तक नहीं था शोर, आप जैसे ही निकले शोर शुरू हो गया। जब से मैं आपको वापस लेके आया हूं तब से नहीं हुआ मसला। आप पॉज पढ़ लें मुझसे, बैठे रहें। जी जी जी। अच्छा, ये अगर किसी ने ये लिखी है अंग्रेजी, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, ये काली काली अंग्रेजी, प्लस नेट परचेजेस माइनस ये दो मिसालें, किस चीज की मिसालें? अदर देन इशू टू प्रोडक्शन। सर, जब हम ये फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग वाला क्वेश्चन करेंगे, वो कार्ड बनाकर, लेटर कार्ड बनाकर, तो उसमें इशू वाले टेबल में कौन सा गुड मैन्युफैक्चर्ड ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अगर ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल है, उसकी पीरियोडिक से भी प्रैक्टिस कर ली, परपेचुअल से भी कर ली। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स हैं, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल है, ये भी पीरियोडिक परपेचुअल दोनों से हो गया। मैन्युफैक्चरिंग की फिनिश गुड्स हैं तो पीरियोडिक से तो मैंने एक सवाल करवाया था, वो बैच 1, बैच 2, बैच 3। अगर परपेचुअल हो तो वही जैसे इन्वेंट्री का कार्ड बना रहे थे, बस वो जो रिसीट्स कॉलम के अंदर चीजें परचेज होके पहुंच रही थी, वो प्रोड्यूस होके पहुंच रही होंगी। टेबल वैसे ही बनेगा। रिसीट्स वाले कॉलम में जो परचेज होके चीजें आ रही थी, वो परचेज की जगह प्रोड्यूस होके आ रही होंगी, बस बिल्कुल बाकी वैसे ही होगा। लेकिन वो जो प्रोड्यूस होके आ रही होंगी, वो कॉस्ट अगर गिवन नहीं है तो वो कैसे बनी होगी, ये वो बताने लगा हूं। देखिए, मैंने सारी चीजें दोबारा समेटता हूं। हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ना शुरू किया था इन्वेंट्री, जो चीजें हमारे पास पड़ी हैं बेचने के लिए। ट्रेडिंग बिजनेस है तो गुड्स की शक्ल में है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल की शक्ल में भी हो सकती है। जो मशीनों के अंदर सामान पड़ा है वो वर्क इन प्रोसेस है, लेकिन हम वो पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में। और फिनिश गुड्स हैं जो बिकने के लिए रखी। फिर मैंने आगे कही थी बात कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकी वैल्यू क्या होनी है। नहीं सॉरी, पहले मैंने कहा था क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है, जो फाइनेंशियल स्टेट ईयर एंड पे मौजूद होती है। फिर मैंने कहा था वैल्यू, तो वैल्यू होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री पढ़ाने से पहले मैंने वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बोली थी, जिसमें फिनिश गुड्स ट्रेडिंग की हों तो बस खरीदने के खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग की हों तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएस।
फिर मैंने इसको आगे मजीद रिलेट किया था कि अगर ये सारी मुख्तलिफ चीजें थी, साल के दौरान बार बार खरीदते बनाते रहे, सिमिलर चीजें थी, साल के दौरान खरीदते बनाते रहे मुख्तलिफ रेट्स पे, तो मसला क्या आएगा कि जो साल के एंड पे बची हुई चीजें हैं वो इनमें से कौन सी वाली हैं। उस मसले का हल फिर फाइफो और वेटेड एवरेज किया था, परपेचुअल के साथ भी और पीरियोडिक के साथ भी। ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स हो उसके भी सवाल कर लिए कॉस्ट निकालने के, रॉ मटेरियल का सवाल वो भी जबानी कर दिया था कि रॉ मटेरियल का भी हो सकता था। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स हो और उसका पीरियोडिक से सवाल करना हो, ये किया था क्लास में, होमवर्क दिया था शायद, बैच 1 बैच 2। अब मैंने कुछ देर पहले कहा कि इधर खड़े होके, इधर ऐसे, कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और परपेचुअल सिस्टम का सवाल है तो वो भी बिल्कुल उसी तरह से कार्ड बना के ही होगा। वो जो टेबल है ना उसको इन्वेंटरी कार्ड कहते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही होगा। बस जो मैं आपको तब बता रहा था कि इतने यूनिट्स परचेज किए इतने रुपए के, वहां पर परचेज की बजाय बस प्रोडक्शन हुए होंगे, बिल्कुल उसी तरह से उनको लिखेंगे। लेकिन इतने यूनिट्स परचेज हुए इतने रुपए के, उनमें कैसे कैसे निकली होती है वो अमाउंट, परचेज करना, ड्यूटीज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब मिलके बनता है। तो अब अगर आपको वो जो प्रोड्यूस वाले दिए होते, ज्यादा जबानी होगी बात, क्वेश्चन 2 खोल के देखें जो क्लास में किया और एक पार्ट उसका होमवर्क किया। कोई परचेज ट्रांजैक्शन आ रही है? कोई एक बता दे। 500 यूनिट्स कितने? अब ये 500 यूनिट्स 25 वाले, ये कैसे निकला होगा? असल में सवाल में तो चलो गिवन है, असल में कैसे निकला होगा? उन 500 यूनिट्स को खरीदने में टोटल परचेज, ड्यूटीज, टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट ड्यूटीज, इंश्योरेंस, फिर इसको 500 से डिवाइड किया होगा तो 25 निकला होगा, दे दिया सवाल में 25। इसी तरह से अगर ये ट्रेडिंग बिजनेस की बजाय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सवाल होता तो ये 500 यूनिट्स परचेज की बजाय प्रोडक्शन दिए होते और आगे जो 25 निकला होता, ठीक है गिवन होता, सवाल सॉल्व कैसे करते, लेकिन ये 25 निकला कैसे होता? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को 500 से डिवाइड किया होता तो 25 आया होता। अब वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे बनी होती? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन 500 यूनिट्स बनाने के लिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एफएच, ठीक है। तो ये अब मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का एक फॉर्मेट टाइप कहले बनाने लगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यानी जितने यूनिट्स बना रहे हैं वो कितने के कॉस्ट किए? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये मुराद है इससे। कैसे निकलेगा ये जो भी बता रहा था, ये जो भी यहां बताया था काला काला, ये वही नहीं दूसरा वाला काला काला, दूसरा वाला। फिर इसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड हो जाएगी, ये भी हमने एक अलहदा चैप्टर में पढ़ना है लेकिन अभी फिलहाल गिवन होगी। और तीसरी चीज एफओएच, और एफओएच के लिए आपको मैंने कहा था कि फैक्ट्री के सारे खर्चे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा, और तब भी कुछ मिसालें ही बताई थी, अभी भी मैं दोबारा से बस कुछ मिसालें लिख देता हूं। डेप्रिसिएशन हो सकती है, इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर हो सकती है, पावर, फ्यूल, इन शॉर्ट ये सारे फैक्ट्री के खर्चे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा वो एफओएच होते हैं। ये हो गई 3 चीजें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच। इनके बाद इनमें एक 2 लाइनें और आती हैं, वो अभी सिर्फ लिख रहा हूं, पढ़ेंगे सीखेंगे वो हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में। इसी ये नीली नीली लिस्ट में लिख रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, इसी के नीचे चल रहा हूं मैं, जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, वरना मैं इसी में आगे चल रहा हूं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट, ये ऐड और ये लेस। क्यों ऐड क्यों लेस, ये वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये प्रोसेस कॉस्टिंग में रीजन बताऊंगा, अभी बस हैं ये 2 लाइनें। और अब जो इसका आंसर बनेगा ये होगी 500 यूनिट्स टोटल इतने रुपए के बने, फिर इसको 500 से डिवाइड करते तो वो 25 रुपए का रेट निकला होता। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एफओएच, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। पावर और फ्यूल,
मैं आसिम साहब कसम से ना, मैं भी उठ के सोच रहा था, मैं आसिम साहब से कहता हूँ कि अब आप जाएं बाहर, मसला तो कोई नहीं हो रहा। अभी मैं ये सोच रहा था और ये शोर शुरू हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, डन। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ये जो FOH लिखे हुए हैं, ये है फैक्ट्री के सारे खर्चे, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा। पहले दिन ना एक कॉन्सेप्ट बताया था, दूसरे दिन शायद भूल गए होंगे, दोबारा बताता हूं, मुझे खुद नहीं याद मैंने क्या बताया था। एक बिजनेस मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ लोगों की टीम्स बना देता है। मार्केटिंग के, सेल्स के अलहदा प्रोफेशनल होंगे, वो अलहदा रूम में बैठते होंगे, अकाउंट्स के लोग अलहदा होंगे, फाइनेंस के लोग अलहदा होंगे, और ये जो सब प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, इन सब के लिए जनरली जगह ही अलग बना दी जाती है, दूर शहर से कहीं, वो होती है फैक्ट्री। वहां पर क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है? प्रोडक्शन। तो FOH है फैक्ट्री के सारे खर्चे, इन दोनों के अलावा। बाकी उसके अलावा बिजनेस का अलग से सेल्स ऑफिस हो सकता है शहर में कहीं, हेड ऑफिस हो सकता है, अकाउंट्स ऑफिस हो सकता है, ये सब ऑफिसेज हैं जो नॉर्मली शहरों के अंदर होते हैं। फैक्ट्रीज मोस्टली शहर से बाहर होती हैं। फैक्ट्री में सिर्फ प्रोडक्शन है। आपको FOH की पहचान बताने के लिए एक ये डायग्राम थी दिखा रहा हूं। रॉ मटेरियल का स्टोर होता होगा एक, इस रॉ मटेरियल के स्टोर में मटेरियल परचेज करके यहां पहुंच रहा है, फिर उसके बाद यहां से आगे मटेरियल के स्टोर से क्या होगा? ये प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, जो सारा मशीन्स का सेट है पूरा, 2-2, 3-3 हॉल्स होंगे बहुत बड़े बड़े, यहां से इशू हो जाएगा, यहां इशू टू प्रोडक्शन, फिर इस पे खर्चा आएगा, फिर उसके बाद जो इस प्रोसेस से बाहर निकलेगा वो यहां से चल के फिनिश गुड्स के स्टोर में चली जाएंगी चीजें। ये गुड्स प्रोड्यूस हो गई, फिर आगे हो जाएंगी सेल्स। ये फैक्ट्री है। Yes. यानी रॉ मटेरियल के स्टोर के जो खर्चे हैं वो फैक्ट्री के खर्चों में काउंट होंगे, लेकिन फिनिश गुड्स के स्टोर के खर्चे वो फैक्ट्री में काउंट नहीं होंगे। वो सेलिंग एक्सपेंस भी हो सकते हैं, वो एडमिन एक्सपेंस भी हो सकते हैं, ऑफिस के एक्सपेंस हो सकते हैं। फैक्ट्री के खर्चों के अंदर ये काउंट होगा। प्रोडक्शन के खर्चे तो है ही हैं, रॉ मटेरियल के स्टोर के खर्चे फैक्ट्री के खर्चों में शामिल होंगे। Yes. अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जब मैं ये रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट बता रहा था, तब एक दो स्टूडेंट से सवाल किया था, अब देता हूं जवाब। ये जो रॉ मटेरियल स्टोर के खर्चे हैं ना, ये रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आने, ये FOH में काउंट होंगे, और उसकी वजह से एज अ रिजल्ट फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की कॉस्ट में आ जाएंगे। नहीं समझ आई? मैंने रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री की कॉस्ट सिर्फ लिस्ट बताई थी, क्या? खरीद के लेके आने तक, बस। फिर किसी ने कहा था, जब हमने इंट्रो में पढ़ा था कि जो स्टोरेज की कॉस्ट है रॉ मटेरियल की, वो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हिस्सा बनती है, तो वो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं बनती। चूंकि रॉ मटेरियल के स्टोर के खर्चे ओवरऑल फैक्ट्री के अंदर काउंट हो रहे हैं, यानी वो यहां पर आ रहे होंगे, तो यहां पर आने की वजह से वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का पार्ट बन रहे होंगे। ऊपर से जा रहा तो जाने दें, चलो चल के पकड़ने की कोशिश ना करें। ये फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाली है मैंने, और फैक्ट्री के खर्चों में रॉ मटेरियल के स्टोर के खर्चे काउंट होंगे, फिनिश गुड्स स्टोर के खर्चे फैक्ट्री के खर्चे नहीं है। ये अगर बनाना चाह रहे हैं तो इसको बना के ये आखिरी बात लिखें जरूर जो मैंने कही है कि रॉ मटेरियल के खर्चे फैक्ट्री के खर्चों में शामिल हैं, रॉ मटेरियल स्टोर के खर्चे, फिनिश गुड्स स्टोर के खर्चे फैक्ट्री में शामिल नहीं है। जी क्या पूछा? रिपीट कर दूं? ये जो डायग्राम बनाई है ना, इसके बाद मैंने आपको जो काम की बात कंक्लूजन बताई है वो लिखनी है कि रॉ मटेरियल के स्टोर के जो खर्चे हैं वो फैक्ट्री कॉस्ट्स का हिस्सा हैं। यानी रॉ मटेरियल के स्टोर के खर्चे दिए होंगे तो वो इधर आ रहे होंगे, रॉ मटेरियल के स्टोर का रेंट, रॉ मटेरियल के स्टोर के स्टाफ की सैलरीज, वो होंगे FOH में। लेकिन जो फिनिश गुड्स स्टोर के खर्चे हैं वो फैक्ट्री खर्चों का पार्ट नहीं है,
अभी भी नहीं समझ आई तो मैं रजिस्टर पे लिख देता हूं आके। रॉ मटेरियल स्टोर के खर्चे फैक्ट्री खर्चों का हिस्सा हैं, यानी एफओएच का हिस्सा है, लेकिन फिनिश गुड स्टोर के खर्चे फैक्ट्री के खर्चों का हिस्सा नहीं है। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले जो क्वेश्चंस थे वो खोलिए, जो पिछले वाले क्वेश्चन के नोट्स थे वो खोलें और उसमें पढ़ लीजिए क्वेश्चन 2। मैं करता हूं बोर्ड पे, है जी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले नोट्स है ना, उनमें क्वेश्चन 2 खोलें। ट्यूसडे मैन्युफैक्चरर्स पहुंचे, ट्यूसडे मैन्युफैक्चरर्स के नाम से पढ़िए, मैं करता हूं बोर्ड पे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सवाल है, ये पता चल रहा है? चले, इसका अंदर कॉस्ट आसान है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सवाल है भाई, और सवाल की रिक्वायरमेंट है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले में से मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछा है, क्या क्या प्लस क्या क्या माइनस क्या करूं? ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और ड्राइंग्स वगैरह में से तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितनी? अच्छा बेटा, एक ना मैं आपको ये ये तो कॉस्ट का सवाल भी इनफैक्ट नहीं है, ये पहले चैप्टर FR 1 में होता था, तो ये FR 1 का सवाल है, मैंने तो प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से दिया हुआ है। कॉस्ट के जो सवाल मैं आपको पास पेपर्स के कराऊंगा ना, उसमें सवाल रीड आप ही करेंगे। हाँ, मैं पूरा सवाल प्लान करके जरूर डिस्कस करके चला करूंगा, लेकिन अगर कोई बच्चा ये समझता है कि मेरे से तो इंग्लिश ही नहीं पढ़ी जा रही, या मैं इसको पढ़ रहा हूं तो मुझे तो बात समझ नहीं आ रही, तो बेटे मैं आपको एक एक वर्ड उंगली रख के पढ़ा देता हूं। पेपर में क्या करेंगे? पेपर में कैसे समझेंगे आप? मैं सवाल आपको जब पढ़ने को कहूंगा तो सवाल, क्योंकि कॉस्ट के पेपर के लिए, कॉस्ट के सब्जेक्ट के लिए सवाल ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंग्रेजी हमारी कोई मादरी जबान नहीं है, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो ये कोई मायूसी वाली या कह लें एहसास कमतरी वाली बात नहीं है, लेकिन बहरहाल एक जरूरत है, इस प्रोफेशन की जरूरत है। नहीं आती सीख लें, टूटी फूटी आती है कोशिश कर लें, लेकिन अगर आप पढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि मुझे पास में ऐसे बच्चे मिलते रहे जो कहते थे सर मुझे खुद पे भरोसा ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं जो अंग्रेजी पढ़ रहा हूं सही इंटरप्रेट कर रहा हूं, क्या करना है फिर आगे? कोशिश तो करनी है ना। तो मैं आपको अभी सारा, ठीक है, मैं आपको सारे सवाल एक एक वर्ड रीड कर देता हूं, सब मैं ही ट्रांसलेट कर देता हूं। पेपर में क्या करेंगे आप? तो इसलिए जो सवाल पढ़ने को कहा करूं वो बेटा एक तो पढ़ा करिए, फिर जिसमें जो जो मुश्किलें होंगी मैं सारा कुछ प्लान करके दूंगा। फिर कई सवाल ऐसे होंगे जिसमें मैं जब डिस्कशन कर रहा हूंगा तो फिर से उस पॉइंट को मैं रीड करूंगा, लेकिन ये सारा सवाल एक वक्त में रीड वो मैं नहीं, वो आप ही कर रहे होंगे। इस सवाल में रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ये बात पहचानने में किसी को मुश्किल। अब इसमें ड्राइंग्स, लॉस्ट, डोनेशन, फ्री सैंपल्स, इस तरह की कोई है आउट गुड्स इस्तेमाल हुई हो? नहीं, तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐसे निकलेंगी, ये बात भी ओके। अब हमें इनकी चीजें पूरी करनी है। ओपनिंग फिनिश गुड्स के बारे में सवाल में कहीं कुछ कहा है? पॉइंट नंबर 1 में 1 जून, क्योंकि सारा जून का डाटा है, फिनिश गुड्स के स्टॉक में 1350 यूनिट्स पड़े हुए थे 1640 वाले, तो मल्टीप्लाई कर लें 1350 यूनिट्स और 1640 इनकी पर यूनिट कॉस्ट है 221400। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वो सारी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो हम एग्जामिनर को कह देते हैं वर्किंग 1 करने लगे हम, वर्किंग 1। क्लोजिंग फिनिश गुड्स के बारे में सवाल में कुछ कितने हैं? 1490। क्लोजिंग स्टॉक सवाल में कहां क्या है? 1500 के 5200? 5200 है क्लोजिंग के, 1500 है।
पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है 5200 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मंथ। पॉइंट 5 में लिखा हुआ है 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर अवेलेबल इन स्टॉक 30 जून। तो ये है क्लोजिंग स्टॉक, 1500 यूनिट्स है और एक की कॉस्ट कितनी है नहीं पता। तो ये अब आपसे ये FIFO टेस्ट हो गया कि क्लोजिंग की कॉस्ट भी निकालनी पड़े, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल लेते हैं और क्लोजिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। ये है सवाल की अप्रोच, ये करना है हमने, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, अच्छा अब ये भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के बारे में क्या क्या पता है? ओपनिंग रॉ मटेरियल पता है पॉइंट नंबर 1 में 1490000। और क्या पता है? परचेजेस पता है ऊपर टेबल में 845000। और कुछ? क्लोजिंग रॉ मटेरियल पता है नीचे अदर इंफॉर्मेशन पॉइंट 4 में 970,000। इससे मटेरियल कंज्यूम्ड निकलेगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल बताया हुआ है पॉइंट 1 में, परचेजेस ऊपर टेबल में नजर आ रही हैं और क्लोजिंग रॉ मटेरियल पॉइंट 4 में बताया हुआ है। तो इससे निकलेगी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 4365000। क्या पूछ रहे हैं? हाँ, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें? सवाल में दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी हुई है कहीं है नहीं। अब देखते हैं हमें क्या क्या अवेलेबल है। तो एक तो आपको टेबल में सबसे पहले कुछ 6ठी 7वीं लाइन में रॉ मटेरियल परचेजेस नजर आ रही हैं। और क्या पता है? अदर इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1, इसमें क्या पता है? पॉइंट नंबर 1 ऑन 1 जून, यहां से बात शुरू हो रही है। फिनिश गुड्स के स्टॉक की बात हुई है, वाइल स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इतने रुपए का था। तो ये क्या हुआ? पॉइंट 1 पूछ रहा हूं ना बेटे, क्या हुआ ये? हाँ, तो ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग है, क्लोजिंग है? ओपनिंग है। उसके अलावा सवाल में रॉ मटेरियल के बारे में आपको पॉइंट नंबर 4 लिखा मिल रहा है, 30 जून पे इतना स्टॉक है। तो ये क्लोजिंग हो गया। तो ओपनिंग भी है, परचेजेस भी है, क्लोजिंग भी है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल लिया। आगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी? 2075000। FOH FOH के लिए डायरेक्ट लेबर हो गया। डेप्रिसिएशन होगी? बिल्कुल होगी। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहते हैं जब गुड्स कस्टमर्स को पहुंचा रहे होते हैं ना, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहते हैं। ये सेलिंग खर्चे होते हैं, तो ये फैक्ट्री का खर्चा नहीं है। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी फैक्ट्री का खर्चा है। इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री का खर्चा है। इनडायरेक्ट मटेरियल ये भी FOH है। सेलिंग कॉस्ट नहीं, ये सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ओवरहेड्स आप खर्चे ही कह लें, प्रोडक्शन तो इसका मतलब फैक्ट्री के हैं। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर, ये ऑफिस के खर्चे हैं। तो इस टेबल में से FOH वाली चीजें यहां मिला लेते हैं। क्या क्या है जी? डेप्रिसिएशन कितनी? 380,000। और फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है 247। और इनडायरेक्ट लेबर है 848,000। और इनडायरेक्ट मटेरियल 345,000। और अदर ओवरहेड्स प्रोडक्शन के हो गए 580। $2400,000 ये हो गए FOH। और क्या आता है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है? नहीं है, पक्की बात है। $2400,000 ये हो गया FOH। और क्या आता है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है?
नहीं है, पक्की बात है ओपनिंग कितना 208 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है नहीं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन गई 9048। ये हो गई ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यहां तक पहुंचे, कुछ पूछना है तो पूछें, फिर मैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालता हूं। यहां तक ओके। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये जो 1500 यूनिट्स हैं, फाइफो मेथड है, इनकी कॉस्ट क्या होगी? फाइफो पीरियोडिक है परपेचुअल? पीरियोडिक है परपेचुअल? क्यों पीरियोडिक? डेट नहीं ट्रांजैक्शन की पीरियोडिक है, तो फाइफो पीरियोडिक है। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे निकालते हैं? जो आखिर में बने थे उनमें से होंगे, तो आखिर में बने थे इसमें तो हैं ही सिर्फ दो चीजें, एक आपको पता है कि ओपनिंग थे 1350 और एक आपको पता है कि मजीद बने हैं, तो 1500 किन में से हैं? इनमें से। तो जो इनकी कॉस्ट थी वो उन 1500 यूनिट की कॉस्ट। अब ये वो वाला सवाल बन गया जो मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग का लिखाया था कि ओपनिंग इतने यूनिट थे, प्रोडक्शन हुई बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, तो क्लोजिंग स्टॉक आखिरी वाले में से बचा हुआ था। अब है ये दो, तरतीब से तो यही दो ही है ना, तो 1500 किन में से हैं? इनमें से। तो ये 5200 में से एक कितने का है? ये 5200 कितने के हैं? $9048,000 डिवाइडेड बाय 5200 17। तो ये फाइफो की वजह से ये इधर 1740 आ गया। कितना? 2610। मेरा नहीं ख्याल, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है 8652 ये कॉस्ट ऑफ सेल। जी और कोई मुश्किल परेशानी? हाँ जी चलें, इसी सवाल में मैं पूछ रहा हूं अभी, अगर एफ को मेथड होता तो बताएं क्या? एफ को वेटेड एवरेज मेथड, तो फिर इनका रेट कैसे निकालते? ओपनिंग की अमाउंट के साथ ये मिला लेते और डिनोमिनेटर में 5200 यूनिट्स के साथ 1350 यूनिट्स मिला लेते, फिर जो रेट निकलता है ये वो होता 9048। ये 5200 यूनिट्स हैं और 2214 के 1350 यूनिट्स हैं, तो इसको इससे डिवाइड कर लेते तो एवरेज रेट आ जाता, वो होता। एक सवाल आप कराइए कल जी, ये समझ नहीं आई वर्किंग टू। ये 1500 यूनिट्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं, फाइफो मेथड है, इस पे कौन सा रेट कैसे कैलकुलेट करें? फाइफो है गिवन किधर है? 1500 यूनिट्स गिवन है, कॉस्ट क्या है इनकी? कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी ना, तो फाइफो मेथड है, तो ये 1500 यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करें फाइफो मेथड पे? यार तो खत्म कर दिया मैंने। ओपनिंग इतने थे, इतने और बने, इतने और बने, इतने और बने, इतने और बने, तो क्लोजिंग किन में से होंगे? फाइफो जो एंड पे थे। अब ये बस दो ही थे, इतने ओपनिंग थे, इतने और बने, तो 1500 किन में से बचे होंगे? जो बने हैं। अब इतने बने हैं इतने रुपए के, तो ये कितने का? क्या जी किधर है, कौन है, क्या पूछ रहे हैं? अभी रिपीट ही किया था, रिपीट कर देता हूं। ये क्या कर रहे हैं हम, ये क्या हो रहा है यहाँ? कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रहे हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकाली है, फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाली है। अब तो मैंने खत्म करा दिया यार फाइफो वेटेड एवरेज। फाइफो मेथड पीरियोडिक, क्लोजिंग यूनिट्स इनमें से बचे होंगे जो लेटेस्ट थे। अब लेटेस्ट क्या, ये थे ही दो, 1350 पहले पड़े हुए थे, इतने और बने हैं, तो 1500 किन में से हैं? 5200 में से। ये एक कितने का है? ये डिवाइड देखिए किधर है, कौन है, कहाँ है जी? हाँ क्या ख्याल है, वो फैक्ट्री का खर्चा लग रहा है, सेलिंग कॉस्ट? फैक्ट्री का लग रहा है, सेलिंग नहीं ना, सेल करने का खर्चा है वो, तो सेलिंग कॉस्ट, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये फैक्ट्री के खर्चे नहीं है। एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये ऑफिस के खर्चे होते हैं। क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स होती हैं ये कि जो चीजें हमने बेची वो हमने कितने की बनाई थी, तो एडमिन सेलिंग अलग खर्चे होते हैं। और किसी का कोई सवाल? एक आसान सा सवाल आप कराइए, और एक कल मैं बस और करके फिर साथ एनआरबी करा दूंगा। आप कराइए, ये मैंने क्वेश्चन 2 किया ना, 4 कराइए आप, बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन 4 ये कराइए।
कल मैं एक और कर दूंगा बोर्ड पे और बस फिर ये बहुत है, फिर मैं एनआरबी कल कराऊंगा। क्वेश्चन 4 कराइएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।